पहली बात बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लंदन दौरा है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर यह दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज लंदन दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई इन्वेस्टमेंट मीट्स में शामिल होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, फिनटेक, स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, प्राइवेट इक्विटी फंड, नवाचार, अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के ब्रिटिश निवेशकों से संवाद होगा और ब्रिटिश निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रण किया। सीएम ने खेल, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू भी किए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लॉन्च की है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। और अब आज देर रात लंदन से मुख्यमंत्री स्वदेश के लिए रवाना होंगे। कल दोपहर तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर लौटने का कार्यक्रम इनका बताया जा रहा है। तो तमाम जो इन्वेस्टमेंट्स मीट हुए हैं जिसमें शिरकत किया है, तमाम एमओयू साइन किए गए हैं, तो एक तरह से मान सकते हैं कि जो लंदन का दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी का था वो अच्छा गया है। राइजिंग राजस्थान 3 दिवसीय कार्यक्रम दिसंबर में होने वाला है 9, 10, 11 और उसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी ज्यादा एक्टिव मोड में है। लंदन दौरे से पहले वो जापान और कोरिया में भी गए थे और अब जर्मनी में गए थे, जहां पर जर्मनी को को पार्टनर के लिए इनविटेशन दिया गया है। तो वहीं लंदन में कई सारे एमओयू से हस्ताक्षर भी किए गए। ये बताया जा रहा है कि आज देर रात तक वो लंदन में स्टे करेंगे और रात में ही वो स्वदेश वापस लौटेंगे। कल दोपहर जयपुर लौटने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है लंदन से। बीएपी ने सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में जितेश कटारा पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। जितेश कटारा पिछले चुनाव में 51,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। बीएपी ने एक बार फिर से जितेश कटारा को कैंडिडेट बनाया है। जितेश 2023 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोहत की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष रमेश मैडा ने प्रत्याशी की घोषणा की है। तो इस क्रम में आप देखिए, जहां बीजेपी के अमृतलाल मीणा को 80,086 वोट मिले थे, तो वहीं इनके बगल में जो फाइट कर रहे थे प्रतिद्वंदी बनकर, उनको कितने वोट मिले थे? कांग्रेस की तरफ से रघुवीर सिंह मीणा को 65,395 वोट मिले थे। यह हम सलूम्बर विधानसभा की बात कर रहे हैं। और वहीं बीएपी के जो जितेश कुमार कटारा हैं, उनको 51,691 वोट मिले थे। इस सीट पर सलूम्बर पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। दूसरे पर आपको बता दें अमृतलाल मीणा ने जीत दर्ज की थी 80,000 से ज्यादा वोट पाकर। वहीं कांग्रेस सेकंड स्टैंड पे थी और तीसरे पर राजेश कटारा थे। लेकिन एक बार फिर से जब राजेश को उतारा गया है सलूम्बर विधानसभा के उपचुनाव में, तो ये भरोसा जताने के लिए कि इस बार ये सीट इनके खाते में दर्ज की जाएगी। और इस क्रम में जहां बीजेपी और अभी कांग्रेस पीछे है, तो वहीं बीएपी सबसे आगे निकलती हुई नजर आ रही है कैंडिडेट्स के नाम की चर्चा में। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है जितेश कटारा जिसके ऊपर उम्मीद जताई है इस बार बीएपी ने उपचुनाव में। 2017 में सराडा कॉलेज में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की कमान संभाली है। उसके बाद 2019 में सराडा कॉलेज में बीजेपी कांग्रेस के विद्यार्थी संगठनों को मात दी। सांगठनिक कौशल देखकर बीएपी ने युवा नेता जितेश के काम को सराहा है। 2023 में भी सलूम्बर विधानसभा सीट से बीएपी उम्मीदवार घोषित किया था। तो जितेश कटारा कौन है वो हमने आपको बताया, एक बार फिर से बता रहे 2019 में किस तरह सराडा कॉलेज में बीजेपी कांग्रेस के विद्यार्थी संगठनों को मात दी है। वहीं 2023 चुनाव में सलूम्बर सीट के नतीजे क्या क्या रहे हैं, पहले आपको सलूम्बर सीट के नतीजे बता रहे हैं। देखिए, वहीं बीजेपी के अमृतलाल मीणा को 80,086 वोट मिले थे। कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को 65,000 से ज्यादा। बीएपी के जितेश कुमार कटारा को 51,691 वोट मिले थे। कि आप सब जानते हैं राजस्थान विधानसभा में 7 सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। सलूम्बर विधानसभा के लिए भारत आदिवासी पार्टी द्वारा निर्मित जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली में की गई वोटिंग की हम लोगों ने गिनती करवाई, जिसमें सर्वाधिक मत जितेश कटारा, जो पूर्व में 2023 में भी भारत आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी रहे, उनको सर्वाधिक वोट मिले।
तो ये सलूम्बर सीट के लिए भारत आदिवासी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी रहेंगे। और अब खबर सिरोही से, जहां यहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन विकास के वादे तो हजार करते हैं, पर लाखों करोड़ खर्च करने के बाद भी धरातल पर विकास नजर नहीं आता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों को शमशान तक शव यात्रा सही सलामत ले जाने के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। मामला चनार गांव के देवराजी फली इलाके का है, जहां ग्रामीण अपने मृतक परिजन को जान जोखिम में डालकर बहते पानी में से गुजरने को मजबूर है। तस्वीरें आप देखिए, शव को उठाकर और कैसे गहरे पानी में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए लोग मजबूरी का शिकार हो रहे हैं। देवराजी फली में करीब 50 घरों की आबादी है। यहाँ करीब 1 किलोमीटर दूर शमशान घाट स्थित है। ग्रामीणों को यहाँ तक पहुँचने के लिए प्राकृतिक बहाव के नाले में से होकर गुजरना पड़ता है। गुरुवार को यहाँ एक व्यक्ति की बीमारी से मौत हो गई थी। शमशान घाट जाने का और कोई रास्ता नहीं होने से ग्रामीणों को बहते पानी में से निकलना पड़ा। कठिन है डगर अंतिम संस्कार की, और वाकई कठिन है डगर अंतिम संस्कार की। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि कई दफा इसकी शिकायत की गई होगी। 50 जहां पर घर है, और ऐसा नहीं कि अभी तक कोई घटना किसी घर में नहीं घटी होगी, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं चेता प्रशासन की तरफ से। एक बार जब बीमारी के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई है, तो उसी तरह उसी हालत में शव को ले जाते हुए उनके परिजन कुछ लोग नजर आ रहे हैं। कमर से ऊपर का पानी और उस सफर को, कठिन सफर को तय करते हुए किस तरह अंतिम संस्कार तक ले जाने के लिए ये तमाम लोग परेशान हैं। लेकिन अगर ये तस्वीरें देखने के बाद भी अगर प्रशासन नहीं चेतता है, तो फिर सवाल भी मुझे लगता है पूछना यहाँ पर जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि सवाल लगातार पूछे जाते हैं। अब यहाँ काम करने की है, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में एक वानगी है, तस्वीरें अपने आप में झकझोरने वाली चीज है, जो यहाँ पर अभी तक काम नहीं हुआ। एक रास्ता नहीं यहाँ पर बनाया जा सका कि लोग अंतिम संस्कार तक पहुंच पाए आसानी से। अगर किसी घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोगों को कमर से ऊपर तक के पानी में चलकर नदी पार करके उस पार पहुंचना होता है। शर्मनाक है ये घटना, ये कृत्य शर्मनाक है जो प्रशासन के द्वारा से किया नहीं गया है। रोड का निर्माण नहीं किया गया है। सिरोही से बड़ी खबर है, देवराजी फली में अंतिम संस्कार के लिए किस तरह से लोग परेशान होते हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर से समझाते हैं आपको ये खबर। दरअसल एक व्यक्ति की बीमारी से मौत हो जाती है और उसके बाद से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए गांव वालों को किस तरह मशक्कत उठानी पड़ रही है, उसकी तस्वीर आप देखिए। तो पानी के बीच से लेकर आप देखिए कि कैसे लोग यहां पर जा रहे हैं। अब इसकी तस्वीर और इसकी शिकायत प्रशासन तक अगर पहुंच गई हो और इसके बाद भी अगर प्रशासन काम ना करे तो फिर क्या कोई कुछ कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो नींद में सोए हुए लोग हैं उनको ये देखना चाहिए, और इस घटना के बाद से वाकई यहां पर सड़क निर्माण का काम करना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक इस खबर पर कनेक्ट हो चुके हैं। प्रतीक, किस तरह से लोग अंतिम संस्कार के लिए कठिन सफर को तय कर रहे हैं, क्या जानकारी प्रतीक? पास में चनार ग्राम पंचायत में देवराज फली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आजादी तो मिल गई, लेकिन आदिवासियों को आज भी जो है पुरानी सिस्टम से जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों को शव को जलाने के लिए नदी में पार करके जो है शव को ले जाया जाना है। लेकिन गनीमत ये है कि सिस्टम जो है प्रशासन को व मंत्रियों को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, ना किसी प्रकार पर यहाँ पर किसी प्रकार का एक्शन लिया गया है। और आज भी जो है शमशान नहीं बनने के कारण जो है गांव के लोगों को 1 किलोमीटर दूर जो है शमशान घाट जो है यहाँ पर नदी पार करके ले जाना पड़ता है। पानी का भराव होने के कारण लोग जो है जान जोखिम में डालकर जो है यह शव की अंतिम यात्रा जो निकालते हैं। देखने वाली बात यह है कि इसको लेकर पहले भी जो है उच्च अधिकारियों को जो शिकायतें की गई थी, जो उच्च अधिकारियों ने यहाँ पर सिर्फ
तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जो है खानापूर्ति की गई थी, लेकिन उसके बाद में कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे यहाँ पर रहने वाले 50 घरों के लोगों को आज भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ना तो लाइट है, ना पानी है, ना किसी प्रकार का कोई यहाँ पर उपयुक्त रहने को जो है भौतिक सुविधा इनको मिलती है। और वर्तमान में अगर मरने के बाद भी अगर अंतिम संस्कार करना हो तो इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच अलवर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने शराब माफियाओं के ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस ने शराब की भट्टियों को नष्ट भी किया है। 7000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस को देख जो शराब माफिया थे वो फिलहाल मौके से फरार हो गए। 2 थाने की आबकारी पुलिस ने इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। 5 दिन पहले भी इन्हीं ठिकानों पर 9 शराब की भट्टियां तोड़ी गई थी, लेकिन 2 दिन के बाद भी यहां पर देखिए शराब की भट्टियां धड़ल्ले से ऑपरेट की जा रही थी। यहां पर शराब बनाई जा रही थी अवैध रूप से, लेकिन पुलिस को सूचना लगी तो 2 थानों की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए 7000 लीटर नष्ट किए हैं कट्टे। और अवैध शराब के खिलाफ ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, फ्लाइट में फिर से बम की धमकी मिली है। दरअसल दुबई से जयपुर पहुंची फ्लाइट की गहनता से जांच हुई। सुबह 4:30 बजे तक फ्लाइट की जांच की गई। तलाशी में कोई भी बम नहीं मिला। फिर सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। बताते चले कि दुबई से जयपुर ये फ्लाइट पहुंची थी, जिसमें 180 लोग सवार थे। बीते दिनों भी फ्लाइट में बम से उड़ाने की खबर आई थी। एक बार फिर से फ्लाइट में बम की धमकी दी गई। उसके बाद सुबह 4:30 बजे तक फ्लाइट की जांच की गई। फ्लाइट में जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियों ने फिर राहत की सांस ली। उस समय 180 पैसेंजर सवार थे फ्लाइट में। खबर चलिए जोधपुर से। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर से सेंधमारी की खबर सामने आई। दरअसल जेल की बैरक में अवैध अफीम का दूध पाया गया है। ये सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां जेल की बैरक में एक बार फिर से अवैध अफीम का दूध पाया गया। केंद्रीय कारागार उपाधीक्षक ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ पुलिस की शिकायत दी गई है। रातानाड़ा थाने की पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो पुलिस में शिकायत भी दी जा चुकी है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। केंद्रीय कारागार उपाधीक्षक ने थाने में यह मामला दर्ज कराया है। मामला यह है कि सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर से सेंधमारी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर से सेंधमारी की खबर है, क्या जानकारी? देखिए, बात करें तो जोधपुर सेंट्रल जेल है जो देश भर की जो सुरक्षित जेलों की गिनती होती है उसमें जो शुमार जो है जोधपुर सेंट्रल जेल रहती है। लेकिन हर बार यहाँ की सुरक्षा के जो दावे किए जाते हैं उनको धत्ता बताकर कहीं ना कहीं जो अवैध सामग्रियां हैं, चाहे मोबाइल हो या हीटर की स्प्रिंग हो या नशीले पदार्थ हो, जेल के अंदर पहुंच ही जाते हैं। एक बार फिर जोधपुर सेंट्रल जेल की जो है वार्ड के अंदर जो बैरक के बाहर वार्ड बना हुआ, वहां पर एक हीटर की स्प्रिंग और अफीम जो है उसका दूध मिला है। बताया जा रहा है कि किसी आरोपी ने जो है यहाँ पर जो छुपा के रखा था, जो जेल की जो तलाशी अभियान होता है उसके तहत ये पाया गया। इसके बाद केंद्रीय कारागार के उपाधीक्षक ने जो है इस मामले को तो रातानाड़ा थाने में लिखित शिकायत पेश करके दर्ज करवाया है। फिलहाल रातानाड़ा थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मैं बता देना चाहता हूं कि हीटर की स्प्रिंग है उसे जो है वो जो सामान गर्म करने के लिए, खाना गर्म करने के लिए और चाय बनाने के लिए जो है जेल में बंद कैदी काम लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत असुरक्षित तरीका है, जिसके चलते जेल प्रशासन लगातार इस तरह के मामलों की जांच करके उनको जो है उनका निस्तारण करता है। लेकिन हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है जेल में बंद कैदियों के पास ये सामान पहुंच जाता है। और जिस तरह से उन्होंने एफआईआर में लिखवाया कि अवैध गाढ़ा पदार्थ पाया गया, सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार अफीम का दूध जो है वहां पे पाया गया है। इसका मतलब जेल के अंदर जो है नशीले पदार्थों का भी जो है आवागमन जो है लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। जो अफीम का सेवन करने वाले अपराधी है वो वहां पर जो है अफीम भी बड़ी आसानी से जो है मुहैया करा लेते हैं। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए। तो सेंट्रल जेल के कारागार की सुरक्षा में फिर से सेंधमारी। दरअसल जेल के कारागार में अफीम का दूध पाया गया है और इसको लेकर पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है, जो भी अज्ञात आरोपी है उसके खिलाफ।
और कोटा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है। हालांकि इससे पहले ये सुबह कई विभागों के रेजिडेंट ड्यूटीज पर आ भी गए थे। एमबीएस न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी पर लौट आए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के बीच सकारात्मक वार्ता हुई और उनकी मांगों पर सहमति बनने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फिलहाल हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, कोटा में रेजिडेंट्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है। 600 से ज्यादा रेजिडेंट्स हड़ताल पर थे। एमबीएस जेके लोन न्यू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स फिलहाल काम पर लौट आए हैं। सकारात्मक वार्ता के बाद जो उनके मांग थी उस पर सहमति बनी है और उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करके वापस लौट आए हैं। तो इस बीच में जब हड़ताल थी, मरीजों को जो परेशानियां उठानी पड़ रही थी, बेशक अब इस हड़ताल खत्म हो गई है तो उसके बाद उनको वो परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी। और यह भी खबर कोटा से है, जहां झुंझुनू के पिलानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल देर रात लोहारू बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे स्कूटी सवार 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पिलानी कस्बे में चिड़ावा लोहारू बाईपास पर कल्प वृक्ष अस्पताल के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना के बाद पिलानी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्कूटी और कार जब्त कर ली है। दोनों भाई पिलानी रिश्तेदारी में शादी में शामिल होकर वापस जा रहे थे। मैं घर पे था तो समाचार मिला कि पिलानी बाईपास पे एक्सीडेंट हो गया। तो इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा सलीम जी पार्षद हैं, उनके सगे गुलाम जी और मुंशी जी एक्सीडेंट में खत्म हो गए। एक तो कल्पवृक्ष हॉस्पिटल के पास में खत्म हो गए और दूसरे को झुंझुनू लेके गए थे, वहाँ कहीं खत्म हो गए। इन दोनों को वापस लाके यहाँ रखा गया मोर्चरी के अंदर और एफआईआर दर्ज कराने के लिए इनके परिजन वो थाने के अंदर गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी है उसके विरुद्ध। खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बताते चले कि देश भर में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की पॉकेट के साथ किचन का बजट बिगाड़ दिया। जी हां, प्याज, टमाटर, आलू जैसी बुनियादी सब्जियों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं हरी सब्जियों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। टमाटर जहां 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच बना हुआ है, तो वहीं प्याज के थोक भाव में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर की लाल कोठी सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन में भी कोई भी सब्जी 50 से 60 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अक्टूबर में भी सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने की कोई खास उम्मीद फिलहाल अभी नहीं है। त्योहार का टाइम है, इसमें महंगाई सब्जी की बहुत तेजी चल रही है। इस पे जेब पे काफी भारी प्रभाव पड़ रहा है। आम जनता को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है सब्जियों की। हर चीज में कोई भी सब्जी 50-60 रुपए से नीचे कोई भी सब्जी नहीं है, इसलिए महंगाई का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है जनता पर। और चलिए खबर कोटा से, जहां पर डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 5 नए मरीज सामने आए हैं। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 270 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं कोचिंग स्टूडेंट्स को डेंगू से बचाने के लिए कोचिंग इलाकों के हॉस्टल्स में लगातार लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है। कोटा में इस साल अब तक 250 से अधिक हॉस्टल्स में लार्वा एक्टिविटीज की गई है। हालांकि कोटा में कार्ड से डेंगू के दर्जनों टेस्ट हो रहे हैं। इनमें से कोई मरीज यानी कि इनमें से कई मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, लेकिन उन्हें पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट पे शामिल नहीं किया जा रहा है। और अब रुख चित्तौड़गढ़ से खबर की तरफ, जहां पर गांधीनगर कच्ची बस्ती में घर के बाहर लगे पेड़ को काटने के दौरान विद्युत तारों पर भारी टहनियों से एक विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर गिर गया। पेड़ काटने के दौरान एक बड़ी टहनी विद्युत तारों पर गिर गई, जिससे तारों में हुए खिंचाव से कुछ दूर किराना की दुकान के बाहर लगा विद्युत पोल वहां लगे टीन शेड को तोड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। विद्युत पोल के गिरने से पूरी लाइन के तारों में आए खिंचाव से चौराहे पर इन तारों को सप्लाई देने वाली विद्युत डीपी के खंभे भी टूट गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
तो आप देखिए कि किस तरह से पेड़ कटाव हुआ और उसके बाद से विद्युत पोल गिरा, खंबा गिर जाता है और इसके नीचे हमारे बड़े भाई साहब की कार दब गई, उनके भी चोटें आई और उनके करीब 25-30 हज़ार का नुकसान तो उनके हुआ। ये डीपी पूरी नीचे गिर गई और साथ में एक बीच में खंबा है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। करीब 25 दिन से इनको कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे थे और यहाँ पावर हाउस भी गए, अनिल जी इनानी से भी कहलवाया, यहाँ की पार्षद जो है नीतू कंवर भाटी उनके द्वारा भी कई मरतबा इनको चेताया गया, मगर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी नहीं आया। बोलते हैं ठेकेदार के अंडर में है तो ठेकेदार आएगा जब, और कोई ठेकेदार आज तक नहीं आया। अब ये स्थिति आज की है। और चलिए